हाय मित्रों, कैसे हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। देखिए बालकों, आज हम संबंध और फलन इकाई फर्स्ट के दूसरे टॉपिक फलन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। फलन फलन किसे कहते हैं, फलन से क्या तात्पर्य है, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, एक संबंध आर फलन कहलाता है। एक संबंध आर एक संबंध आर फलन एफ कहलाता है यदि किन्हीं दो अरिक्त समुच्चयों में किन्हीं दो अरिक्त समुच्चय नॉन एम्प्टी सेट में परिभाषित हो। देखिए मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11th में हमने संबंध और फलन की जानकारी ली थी। अब कक्षा 12वीं में हमने रिलेशन के अवधारणा को ठीक रूप से समझा और इसके अनेक उदाहरणों को भी हमने भली भांति हल किया है। अब मुख्य ये आता है कि फलन, एक संबंध आर फलन कहलाता है, अर्थात जितने भी संबंध होते हैं वह फलन हो ये आवश्यक नहीं है। जितने भी संबंध होते हैं सबके सब फलन होना आवश्यक नहीं है, लेकिन सभी फलन संबंध होते हैं, ये आप याद रखें। तो कहने का तात्पर्य है कि हम मोटे मोटे रूप में लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें समुच्चय अर्थात सेट का नॉलेज हो कि समुच्चय क्या है, समुच्चय किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और समुच्चय के क्या गुणधर्म होते हैं। इसके बाद समुच्चय के बाद हमें किन्हीं दो अरिक्त समुच्चय या स्वयं समुच्चय के कार्तीय गुणन की जानकारी हो। सबसे पहले समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के भेद, समुच्चय के गुणधर्म हमें चित्र आनी चाहिए। उसके बाद किन्हीं दो अरिक्त समुच्चयों का कार्तीय गुणन या किसी एक समुच्चय का स्वयं के साथ कार्तीय गुणन आना चाहिए। फिर हमें संबंध जिसे हम कैपिटल आर द्वारा
डिनोट करते हैं। इसके पश्चात हम फलन अर्थात फंक्शन के संदर्भ में जानकारी लेते हैं। इस फंक्शन को अपन स्मॉल f द्वारा व्यक्त करते हैं। ये एक कड़ी हो गई हमारे पास बनने की कि हमें सबसे पहले समुच्चय के संदर्भ में आना चाहिए। अर्थात कक्षा 11वीं में इन 11th क्लास में हमने विस्तृत रूप से समुच्चय के संदर्भ में पढ़ा और समुच्चय को आप इतना पक्का कर लें कि ये आपके IIT जैसे बड़े एग्जाम में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके बाद हमने कार्तिक गुण के संदर्भ में पढ़ा और फिर संबंध फिर फलन अर्थात एक दूसरे पर निर्भर हो गए। आप इसे ब्लॉक वाइज याद कर लें, समझ लें कि मेरे पास ये पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो फलन होने के लिए संबंध का होना आवश्यक है और संबंध के लिए दो अरैखिक समुच्चयों का कार्तीय गुणन होना आवश्यक है। और जब तक कोई संग्रह, कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं हो तब तक हम उस संग्रह को, उस कलेक्शन को समुच्चय नहीं कह सकते। किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। प्रकृति के आधार पर यदि निश्चित है, संख्या फिक्स है, तो उन समुच्चयों को हम फाइनाइट सेट कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। और जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती उन्हें हम इनफाइनाइट सेट अर्थात अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो ये पूरा नॉलेज होने के पश्चात हम फलन के अंतर्गत आते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि फलन को हम स्मॉल लेटर f द्वारा व्यक्त करते हैं, f द्वारा फलन को व्यक्त करते हैं। और किसी भी फलन के लिए हमें दो अरैखिक समुच्चयों की आवश्यकता होती है। वे दो अरैखिक समुच्चय पृथक पृथक सेपरेट भी हो सकते हैं या फिर एक ही समुच्चय को हम रिपीट भी कर सकते हैं। अर्थात n to n भी हम लिख सकते हैं, w to w भी लिख सकते हैं, r to r भी लिख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि प्रत्येक संबंध फलन हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रत्येक फलन संबंध होता है ये आवश्यक है। तो समझ में आ गया कि फलन किन्हीं दो फलन क्या होता है, एक संबंध r फलन f कहलाता है यदि किन्हीं दो अरैखिक समुच्चय नॉन इनफिनिटिव में हुआ, परिभाषित तो डिफाइंड होना चाहिए। अब समस्या ये आती है, जितना हमने इस लेसन में रिलेशन की अवधारणा के संदर्भ में समझा है, उससे भी ज्यादा जटिल हमारे लिए फलन की अवधारणा है। फलन कई प्रकार के होते हैं। इन प्रीवियस क्लास 11 वी हैव ऑलरेडी रीड कि हमने अनेक प्रकार के फलनों का अध्ययन किया है। वी हैव स्टडीड various type of function like अचर फंक्शन, चर फंक्शन, मापांक फलन, बहुपद फलन, त्रिकोणमितीय फलन, चरघातांकीय फलन, लघुगणकीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, प्रबलयिक फलन। इस प्रकार
प्रकार से अनेक प्रकार के फलनों का हमने अध्ययन किया है और ये सब के सब फलन जो भी है सब परिभाषित होते हैं। यदि फलन परिभाषित नहीं हो तो हम उसके संदर्भ में आगे जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात फंक्शन एक ऐसा लेसन आपके जो आपके 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स का लगभग पूरा पोर्शन फलन पर आधारित होता है। जैसे यदि आप सातत्य और अवकलनीयता का अध्ययन करेंगे तब भी फलन की आवश्यकता होगी। यदि आप अवकलन का अध्ययन करेंगे तब भी फलन की आवश्यकता होगी। यदि आप समाकलन का अध्ययन करेंगे तब भी फलन की आवश्यकता होगी। अर्थात कुल मिलाकर के 11th और 12th की जो मैथमेटिक्स है वह लगभग 80% से ज्यादा फलन पर ही निर्भर करती है। हम फलनों का अवकलन करना सीखेंगे, फलनों का समाकलन करना सीखेंगे, साथ में फलनों का क्षेत्रकलन ज्ञात करना सीखेंगे, फलनों के प्रथम कोटि का फलन द्वितीय कोटि के फलन के बारे में ज्ञात करना नॉलेज आना चाहिए। रोल प्रमेय क्या है, लैग्रांज थ्योरम क्या है, टेलर प्रमेय क्या है, अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होता है फलनों का, वर्धमान फलन किसे कहते हैं, ह्रासमान फलन किसे कहते हैं, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि मैथमेटिक्स में सदिश और समतल को सदिश समतल और प्रायिकता, सदिश समतल प्रायिकता और सांख्यिकी को छोड़ करके बहुत ज्यादा पोर्शन फलन का होता है। इस कारण फलन के संदर्भ में हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एल नियम क्या है, फलनों का अनिवार्य रूप क्या होता है, ये पूरी व्यापकता के साथ जैसे जैसे हम लेसन पढ़ते जाएंगे उनके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। 1.2 जो आपका टॉपिक है 12th क्लास का, 1.2 जो एक्सरसाइज है उसमें केवल फलन के संदर्भ में बताया गया है। तो देखिए इसे हम लिखें एक फलन f x2y इस प्रकार से परिभाषित हो कि फलन f के प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत में भिन्न भिन्न संबंध हो या चित्रण हो, तब हम इस फलन f को एकीकी या एकक अर्थात 1 फंक्शन कहते हैं
ये डेफिनेशन आपको अर्थात आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी समस्या फलन से संबंधित दी जाएगी सबके सब फलन परिभाषित होंगे, ये पक्का मान के चलो। अनडिफाइंड फंक्शन आपको कोई सा भी नहीं मिलेगा और फलन का मान हम ज्ञात करते हैं लिमिट लगा करके, अर्थात सीमा के द्वारा लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) की वैल्यू m के बराबर। इस प्रकार सीमा के द्वारा अलग लेसन है, 11वीं क्लास में पढ़ा था। अब इसमें मुख्यतः यह आता है कि एक फलन f(x)(y) फलन को स्मॉल लेटर द्वारा लिखा, दो डॉट लगाया, x(y) x क्या है? एक ऐरिक समुच्चय है। y क्या है? एक अन्य ऐरिक समुच्चय है। तो एक फलन f(x)(y) में इस प्रकार से है, में इस प्रकार से परिभाषित होगी, अर्थात डिफाइंड है। किस प्रकार से? पहले फलन f परिभाषित तो है, लेकिन वो परिभाषित होने के बावजूद उसको वर्गीकृत किया कि इस प्रकार से परिभाषित हो। किस प्रकार से? इस प्रकार से परिभाषित हो कि फलन f के प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों, देखो प्रांत अंडरलाइन दिस, प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, प्रतिबिंब, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब या संबंध हो या चित्रण हो, तब हम इस फलन f को एकेकी या एकक अथवा वन फंक्शन कहते हैं। अब आप अच्छी तरह समझें कि f(x)(y) देखो, माना कि f सच डेट कैपिटल X टू कैपिटल Y, जहां कैपिटल X अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय, और सुंदर लिखे आप एक, और y एक अन्य अरिक्त समुच्चय है। x और y दोनों क्या अरिक्त समुच्चय हैं। यहां समुच्चय x, जिसे हम अरिक्त समुच्चय x पढ़ते हैं, समुच्चय x के समस्त अवयवों का समुच्चय समझिए। यहां समुच्चय x अर्थात अरिक्त समुच्चय x के समस्त अवयवों का समुच्चय फलन f का प्रांत अर्थात डोमेन कहलाता है। अर्थात एक फलन का जब कोई फलन क्रमित युग्म के रूप में हो, तब उस क्रमित युग्म के समुच्चय में प्रथम घटक के जो अवयव है वह सबके सब फलन f के प्रांत के अवयव कहलाते। वह अवयव जिस फलन से अन्य फलन में परिभाषित होता है, वो फलन उसके पहले जो प्रथम अरिक्त समुच्चय है उसके अवयव होंगे। अर्थात
एफ का प्रांत, एफ का प्रांत, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ फलन एफ का प्रांत बराबर समुच्चय, जिसे हम आयत कहेंगे, समुच्चय x के अवयव। अब मैंने स्पष्ट कह दिया समुच्चय x के अवयव, एक अवयव भी नहीं छूटना चाहिए, सबके सब अवयव आने चाहिए, तो वो कहलाएगा प्रांत। और f का सहप्रांत, f का सहप्रांत, सहप्रांत अर्थात कोडोमेन, कोडोमेन क्या कहलाएगा? समुच्चय, समुच्चय y के अवयव, अर्थात समुच्चय y के जितने भी अवयव है, सेकंड x टू y, अर्थात y के जितने भी अवयव, जो y है x से y में परिभाषित है, फलन f समुच्चय x से समुच्चय y में परिभाषित है, तो y के जितने भी अवयव है वह सबके सब कोडोमेन के अवयव कहलाते हैं, और x के जितने भी अवयव है वह सबके सब प्रांत के अवयव कहलाते हैं। और किसके प्रांत है ये? फलन f का प्रांत है, फलन f का सहप्रांत है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि समुच्चय, जिस समुच्चय में फलन f अन्य समुच्चय में परिभाषित होता है, जिस समुच्चय से फलन f अन्य समुच्चय में परिभाषित होता है, तब फलन x अर्थात x फलन समुच्चय x लिया, उसके समस्त अवयव फलन f के प्रांत के अवयव कहलाएंगे, और समुच्चय y जिसमें ये फलन परिभाषित हुआ उसके समस्त अवयव फलन f का सहप्रांत तथा कोडोमेन कहलाएगा। अब एक नई चीज आ जाती है, f का परिसर, f का परिसर, रेंज, रेंज क्या होती है? अब देखो किसी फलन, जो भी फलन f होता है वह x टू y में परिभाषित है, तब x से y के मध्य किस प्रकार से परिभाषित हुआ, उसके द्वारा जो समुच्चय बना वह उसका परिसर होगा। अर्थात समुच्चय, समुच्चय x और y के मध्य परिभाषित, परिभाषित अवयव, अवयव परिसर कहलाता है, परिसर कहलाते हैं। आप इसे ये नहीं समझे कि y के सारे अवयव परिसर होते हैं, ऐसा नहीं है। अरे संबंध सॉरी फलन f समुच्चय x से y में परिभाषित है, तो x से y में परिभाषित होने के लिए किस प्रकार से परिभाषित है, उनमें उनसे जो हमारे पास एक नया समुच्चय प्राप्त हुआ उसको हम उसका परिसर कहते हैं। ये भी याद रखें कि पूरा का पूरा फलन f का संपूर्ण सहप्रांत परिसर कहलाता है। अर्थात परिसर, परिसर उप समुच्चय बराबर होता है सहप्रांत के। ये याद रखें आप, किसी भी फलन का परिसर, किसी भी फलन का परिसर फलन f के सहप्रांत का उप समुच्चय या बराबर होता है। क्लियर? अर्थात हमारे पास हमने फलन को, जो भी हमारे पास फंक्शन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स दी गई है वह सबके सब फंक्शन परिभाषित है, केवल हम वर्गीकृत कर रहे हैं। तो थोड़ा हमने एक्स्ट्रा नॉलेज लिया है कि फलन f किन्हीं दो अरैखिक समुच्चयों के मध्य एक संबंध होता है। किस प्रकार से परिभाषित है? x टू y, जहां समुच्चय x के समस्त अवयव फलन f के प्रांत कहलाएंगे, समुच्चय y के समस्त अवयव
फलन f क्या सहप्रांत कहलाएगा, और x2y में वो फलन किस प्रकार से है वो उसका परिसर कहलाएगा। अर्थात किसी भी फलन f का परिसर सहप्रांत का उपसमुच्चय या बराबर हो, पूरे के पूरा भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से यदि हम संबंध में भी व्याख्या करें तो एक संबंध R दे रखा है, एक संबंध R दे उसमें कर्मधारय गुण का समुच्चय है। तो वही बात है कि संबंध का प्रांत, संबंध का सहप्रांत, संबंध का परिसर सेम फलन की जैसे कि जैसे। तो हमें फलन में वो ज्ञात नहीं करना था, सॉरी संबंध में हमने ज्ञात नहीं किया था क्योंकि संबंधों का प्रकार दिया गया था, वेराइटी ऑफ रिलेशंस दिए गए थे। वहां पे हमें किसी संबंध R का सहप्रांत नहीं पूछा, किसी संबंध R का हमें परिसर नहीं पूछा, किसी संबंध R का हमें प्रांत नहीं पूछा। यहाँ पे थोड़ा हम एक्स्ट्रा नॉलेज ले रहे हैं, यहाँ पे फिर भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि जैसा कि ये एक्सरसाइज 1.2 कर रही है। अर्थात अब इसमें ये क्लियर हो गया, आपके समझ में आ जाना चाहिए कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत में भिन्न भिन्न संबंध हो या भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, चित्रण हो, तब हम इस फलन को एक एक ही फलन कहते हैं। अर्थात किसी फलन f का जो ऐरिक समुच्चय x है उसके समस्त अवयवों का ऐरिक समुच्चय y में अलग अलग प्रतिबिंब बनना चाहिए। अर्थात समुच्चय x के किन्हीं दो अवयवों का, समुच्चय x के किन्हीं दो अवयवों का समुच्चय y में सिंगल प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, एक भी अवयव भी नहीं छूटना चाहिए, सबके सब दोस्ती करेंगे, सबके सब क्या करेंगे दोस्ती करेंगे। जैसे देखिए आप, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसे वेन डायग्राम कहेंगे। ये समुच्चय x1 है, ये समुच्चय y1 है, ये फलन x2y f1, और इसमें x में 1 2 3 4 अवयव और इसमें a b c d e और f। देखिए आप, एक फलन f है, एक फलन f है, f1 है, इसको मैं लिख सकता हूं f1 सच दैट x1 to y1। इसको मैं इस प्रकार से निरूपित कर सकता हूं, फलन f1 सच दैट x1 to y1। इसका मतलब है फलन f1 ऐरिक्त समुच्चय x1 से ऐरिक्त समुच्चय y1 में परिभाषित है। अब किस प्रकार इस डायग्राम द्वारा, ये जो वेन डायग्राम है इसमें x1 में समुच्चय x1 में जो अवयव 1 2 3 4 4 अवयव, समुच्चय y1 में जो अवयव है a b c d e और f। हमने डेफिनेशन समझी कि एक फलन f x1 to y1 में इस प्रकार से परिभाषित हो कि फलन f1 के प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव, प्रांत के कितने अवयव है 4, 1 2 3 और 4, अर्थात भिन्न भिन्न अवयव, अलग अलग अवयव, भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब या चित्रण y में अलग अलग हो, तब हम कह सकते हैं ये एक एक ही फलन है। अर्थात प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मौजूद है। अर्थात 1 का प्रतिबिंब A से है, 2 का प्रतिबिंब C से है, 3 का प्रतिबिंब B से है, 4 का प्रतिबिंब D से है। E और F छूट गया, छोड़ दीजिए, लेकिन समुच्चय x1 का प्रत्येक अवयव समुच्चय y1 के पृथक पृथक अवयवों से संबंधित है, पृथक पृथक अवयवों के साथ प्रतिबिंब बना रहा है, चित्रण बना रहा है, इमेज बना रहा है। इस कारण हम कह सकते हैं कि f1 एक एक ही फलन है, f1 एक एक ही फलन है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं f1 समुच्चय बनाएंगे 1 का संबंध A से, 2 का संबंध C से, 3 का संबंध B से और 4 का संबंध D से। इसके आधार पर भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं, लेकिन हमें समुच्चय का पता होना चाहिए कि x1 जो ऐरिक समुच्चय उनमें कौन कौन से अवयव है, y1 जो ऐरिक समुच्चय है उसमें किस प्रकार के अवयव है,
उसके बाद ये फलन F1 का क्रमित युग्म का समुच्चय आपके पास है कि F1 का जो प्रथम घटक के जितने भी अवयव हैं, F1 के प्रथम घटक के अवयव किसके अवयव कहलाते हैं? F1 का प्रांत के अवयव कहलाते हैं। और जो द्वितीय घटक के अवयव F1 के द्वितीय घटक के अवयव सह प्रांत नहीं कहला करके परिसर के अवयव कहलाते हैं। समुच्चय जो परिसर होता है, समुच्चय x और y के परिभाषित स्वरूप के बाद जो F1 बनता है उसमें सेकंड घटक के जो अवयव है वह पूरा का पूरा सह प्रांत भी हो सकता है या उसका उपसमुच्चय भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए ACBOD ABCDEF का उपसमुच्चय, अर्थात इसे मैं लिखता हूँ ACBD सबसेट ABCDEF, अर्थात परिसर सदैव सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है या पूरा का पूरा सह प्रांत परिसर भी हो सकता है। हमने तो एक एक फलन का चित्रण करना है, तो आप निश्चित होकर के मेरी बात को कॉन्सेंट्रेट होकर के समझें, कॉन्सेंट्रेट होकर के सुने। और जैसे मैं बोल रहा हूं एक फलन F एकेकी फलन कहलाएगा यदि फलन F के प्रांत के सभी अवयवों का, प्रांत के सभी एलिमेंट्स का, प्रांत के सभी सदस्यों का, प्रांत के सभी मेंबर का सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के साथ संबंध हो। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि फलन F के प्रांत के भिन्न भिन्न सदस्यों का, फलन F के प्रांत के भिन्न भिन्न सदस्यों का सह प्रांत में मौजूद सदस्यों के साथ भिन्न भिन्न संबंध हो। अर्थात प्रांत में मौजूद किसी एक सदस्य का सह प्रांत में मौजूद दो सदस्यों के साथ संबंध नहीं होना चाहिए, एक का दो के साथ नहीं होना चाहिए, या इधर के दो अवयवों का उधर के एक अवयव के साथ नहीं होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं एकेकी फलन। समझ लो आप परिभाषा क्या करें, एक फलन F x2y में एकेकी फलन कहलाएगा, एकेकी फलन कहलाएगा यदि F के प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब या इमेज मौजूद हो, तो हम इस प्रकार के फलन को एकक फलन या एकेकी फलन या 1-1 फंक्शन कहते हैं। अब गणितीय प्रतिरूप में कैसे लिखेंगे हम, ये तो हमने ज्योमेट्रिकल पढ़ लिया, शब्द में पढ़ लिया। अब इसको हम गणितीय प्रतिरूप में कैसे लिखेंगे, देखिए आप समझिए। देखिए अर्थात f(x) एक फलन f x2y में fx1 बराबर fx2 या x1 बराबर x2 एकेकी फलन है, एकेकी या एकक अथवा 1-1 फंक्शन है। ये समझिए आप, एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X। प्रत्येक x1 x2 किसमें है? कैपिटल X में। x1 का जो प्रतिबिंब बन रहा है, x1 की जो इमेज बन रही है वह y के किसी अवयव के साथ हो सकती है। x2 का जो प्रतिबिंब बन रहा है वह अधिक समुच्चय y के एक अन्य अवयव के साथ हो सकती है, जो
अवयव x1 के प्रतिबिंब से संबंधित नहीं, अर्थात x1 जिसके साथ प्रतिबिंब बना लिया उसके साथ x2 नहीं बनाएगा। भिन्न भिन्न अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। तो fx1 बराबर fx2, x1 बराबर x2, एक की या एक का मतलब 1 1 फंक्शन मिला था every x1 x2 belongs to कैपिटल X। ये आप इसे गणितीय प्रतिरूप में याद रखें इस प्रकार से, एक लाइन नीचे खींच सकते थे, ये एक ही फलन है। क्या हो गया? अब बहु एकी फलन क्या होता है? बहु एकी फलन, एक एकी फलन के बाद बहु एकी फलन, एक एकी और बहु एकी, 1 1 फंक्शन और मैंने बहु एकी, एक एकी फलन का प्रतिलोम फलन बहु एकी फलन कहलाता है। एक एकी फलन का प्रतिलोम फलन बहु एकी फलन कहलाता है। कहने का तात्पर्य, एक फलन f x2y में x के किन्हीं दो अवयवों का y के किसी एक अवयव के साथ संबंध हो, बहु एकी फलन कहलाता है। एक फलन f x2y, एक फलन f x2y में x के किन्हीं दो अवयवों, अर्थात दो अवयवों जिनका अरिक्त समुच्चय y में y के किसी एक अवयव के साथ संबंध हो, अर्थात दो की मित्रता एक के साथ हो, तो हम कह सकते हैं ये बहु एकी फलन है। अर्थात जो फलन एक एकी नहीं होगा, निश्चित ही वह फलन बहु एकी होगा। अर्थात fx1 बराबर fx2, लेकिन x1 does not equal to x2, fx1 बराबर नहीं हो fx2 के, तो x1 does not equal to x2, every x1 x2 belongs to capital X, अर्थात x1 और x2 fx1 बराबर fx2, लेकिन x1 बराबर x2 नहीं है, तो every x1 x2 belongs to capital X। fx1 बराबर fx2 तो है, लेकिन x1 का संबंध x2 के साथ नहीं है, अर्थात किन्हीं प्रांत के किसी एक अवयव का सह प्रांत में दो प्रतिबिंब मौजूद है, आप तो सीधे समझे, तो वह बहु एकी फलन होगा। अर्थात जो फलन एक एकी नहीं होता है वह निश्चित